देखिए, अगर हम दृष्टि डालें पिछले सप्ताह पर, तो एक चीज़ तो जो सामने दिखाई पड़ रही है कि जहाँ प्रकृति का क्षरण हो रहा है, प्राकृतिक जंगल काटे जा रहे हैं, वन काटा जा रहा है, प्राकृतिक पहाड़ ढह रहा है, गिर रहा है, वहीं राजनीति में तमाम झाड़ झंखाड़ लगा करके झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। और ये चीज़ें अगर हम प्रतीक रूप से देखें, लाल किला, तो वहाँ से भी वही पहाड़ खड़ा किया गया। ये चीज़ें हम देखें चुनाव आयोग, तो वहाँ से भी यही पहाड़ खड़ा किया गया, और वही पहाड़ कहीं न कहीं से पूरा सत्ता पक्ष खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें ये झूठ का पहाड़ कितने समय तक चलेगा, और इतना ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा ही झूठ का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। ट्रंप महोदय टैरिफ का वो चाबुक लेकर के घूम रहे हैं, और कोई उनके चाबुक को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, उसको कोई मान्यता ही नहीं दे रहा है कि इनका कोई चाबुक भी है। वो अपने कह रहे हैं कि मैं चाबुक मार दिया, चाबुक मार दिया। हाँ, उसके उनके चाबुक से कुछ लोग जरूर वो अपना सिकुड़ जा रहे हैं, तो उसका मतलब उनके चाबुक का नहीं है। वो ट्रंप के पास कुछ ऐसी कमजोर नसें हैं लोगों की, जिसको वो दबा के रखा है, और उसके इस झूठ के पहाड़ से अब तो पूरी दुनिया त्रस्त हो रही है। अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मामलों की का जिक्र किया सलीम साहब ने बड़े विस्तार से। वो केवल उतना ही नहीं होगा, उस पहाड़ के नीचे सबसे ज्यादा अगर कोई दबने वाला है तो वो जेलेंस्की है, यूक्रेन है। यूक्रेन की हालत खराब हो रही है। ये सब तो दलाल हैं, ये सब सत्ता के दलाल हैं, बिजनेस के दलाल हैं, कारपोरेट दलाल हैं। ये अपनी लाभ के लिए किसी को भी दाव पे लगा करके, उसको नंगा करके, उसको निचोड़ के उसको फेंक देंगे, और वही स्थिति उसकी हो रही है। और वही स्थिति जेलेंस्की वाली स्थिति में ही भारत भी लाए, इसको भी लाने की उसको कोशिश हो रही है कि एक छोटा सा देश पाकिस्तान, जो 80 सालों में भारत के बराबर खड़ा होने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हमेशा नीचे दर नीचे होता चला गया। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि पाकिस्तान को भी हमारे समानांतर ला करके खड़ा कर दिया गया। बांग्लादेश भी हमारे बगल में खड़ा होकर के आंखें तरेर रहा है, नेपाल भी तरेर रहा है हमको आंखें, लंका भी तरेर रहा है। तो हमारी तो स्थिति ये हो गई है। अब ऐसी हालत में जो हम देख रहे हैं कि झूठ के पहाड़ की स्थिति तो यह है कि पहली बार स्वीकृति मिली है कि लाल किले से आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ घोषित कर दिया गया है। वह संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, वह संस्था जिसके सदस्यों का वो खुलेआम उसको कह भी नहीं सकते हैं। और उतना ही नहीं हुआ, ये 78वें स्वाधीनता दिवस पर जो सरकारी पोस्टर बनाया गया है, जारी किया गया है, उसमें सबसे बड़ी तस्वीर सावरकर की है, और सावरकर के छत्र छाया में गांधी और भगत सिंह और सारे लोगों को उनकी छत्र छाया में रखा गया है। खैर, अच्छी बात यह है कि उनको किसी ने नोटिस नहीं लिया, वो अपने आप ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी वहां पर उसको मजार तोड़ दिया गया। सच बात तो है कि इनकी वही स्थिति है कि ये खुद ही कुरेदते हैं, खुद ही कहते हैं, जब कोई उसको नोटिस नहीं लेता है तो फिर ध्वस्त होकर के बैठ जाते हैं, अपना बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सप्रमाण लीडर ऑफ अपोजिशन ने पेश किया ये सारे सबूत, तो उस पर चुनाव आयोग बगले झांक रहा है। वो तो जवाब देने के लिए नहीं आया, और जो लोग आए जवाब देने के लिए, उन लोगों ने जानबूझ करके या अनजान में कहिए, जो कहिए है तो ये बेसिकली मूर्ख लोग हैं, इनको राजनीति की तो जानकारी है नहीं, अपना पढ़े लिखे तो है नहीं, कुपड़ लोग हैं। तो इन्होंने उनके बात को पुष्ट किया, और पुष्ट ही नहीं किया, फिर उसके बाद उनकी पुष्टि के बाद मूर्खों का ऐसा जमावड़ा है कि चुनाव आयोग खुद सामने आता है और अपने आप को एक बार फिर नंगा करके कि जो थोड़ा बहुत उसके बदन पे कपड़ा है उसको भी निचोड़ करके फेंक देता है चुनाव आयोग। तो सच तो यह है कि ये जो पिछले सप्ताह का ये जितना भी कसमकस चल रहा है, उस कसमकस में ही अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आ गया है। और ये पिछले सप्ताह ही एक और चुनाव हुआ है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ है, और उसमें क्या स्थिति रही। तो ये माना जा रहा है कि इस चुनाव
इस हफ्ते की जो उपलब्धि रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव, वही स्थिति उपराष्ट्रपति पद में भी होगी, उपराष्ट्रपति के भी चुनाव में होगी। इन्होंने तो अपने हिसाब से जैसे धनखड़ को इन्होंने दाव पे लगाया था, उसी तरीके से इन्होंने सीपी उनको राधा कृष्णन को भी इन्होंने दाव पे लगाया है। इनका दाव यह है कि एक तो ये हो जाएगा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है तो महाराष्ट्र की अस्मिता है, तो साहब महाराष्ट्र का राज्यपाल प्रधानमंत्री बनने वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो सारे महाराष्ट्रियन एक साथ हो जाएंगे, वहां का इनको थोक मिल जाएगा। फिर ये कहा जाएगा कि ये तो तमिलनाडु के हैं, तो वो तमिलनाडु की अस्मिता है, तो अपना तमिलनाडु के सारे लोग इनको वोट दे देंगे। और अगर ये दो प्रांत साध लेंगे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो इनका उपराष्ट्रपति आराम से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होगा। अब देखते हैं 1-2 दिन के अंदर उसकी भी स्थिति परिस्थिति बनेगी। लेकिन ये सब के पीछे ये बार बार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो आंधी चल रही है, जो बिहार की आंधी चल रही है, उस आंधी के आगे इनका कुछ नहीं चल रहा है। ये सब लोग बौखलाए हुए हैं और उसी का परिणाम है कि ये उसका बार बार काट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इनके पास वो काट निकल नहीं पा रहा है। अब रही बात व्यापार की, तो अपने लाल किले से इस बार अपना मोदी जी को भी किसानों से भी प्यार उमड़ा है, लेकिन इनका प्यार तो हमेशा उमड़ता रहता है। अब जो जीएसटी, जो एक गब्बर सिंह टैक्स लगाए हुए हैं, उसमें ये कौन सा छूट दे देंगे, क्या कर देंगे, और अगर उसमें छूट देंगे तो इनके राजकोष का क्या होगा, जो कि पूरा का पूरा राजकोष इनकी पूरी की पूरी अय्यासी जनता के उसी टैक्स के पैसे पे हो रही है। उसी पैसे को इन्हें अपने पूंजीपतियों को भी देना है, उनका धंधा बढ़ाना है और अपने अय्यासी का साजो सामान भी इकट्ठा करना है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो चीजें हम देख रहे हैं, और इस बीच अमेरिका का शिष्टमंडल जो यहाँ आ रहा था व्यापार डील करने के लिए, उसका भी यात्रा स्थगित हो गई है। और इस बीच कल चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हुए हैं। अब देखते हैं, हमारे यहाँ का अभी वो शायद कोई विदेश मंत्री है, अब वो विदेश मंत्री किस तरीके से है भारत की वो तो मुखबिरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं चीन से इनकी क्या डील होगी। और निश्चित रूप से पिछले हफ्ते का जो भी घटनाक्रम बना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, उसमें चीन और रूस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन और रूस, ये दोनों की साख बनी है। ये दोनों की साख आगे भी बनी रहेगी और इनकी साख तब तक परवान चढ़ेगी जब तक अमेरिका पूरी तरह ध्वस्त नहीं हो जाएगा, इनका पूरा नाटो ध्वस्त नहीं हो जाएगा। और खास करके इजराइल के पीछे जो अमेरिका है, अब ये देखना है कि इन सारी गतिविधियों में इजराइल को अमेरिका कब छोड़ता है, कब उसको बीच मझधार में बहा देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम तो कहेंगे कि आने वाला सप्ताह ज्यादा दिलचस्प होगा, देखने लायक होगा। हमारे यहाँ पिछले सप्ताह जो भी घटनाएं घटी हैं, उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आने वाले सप्ताह पर। जी धन्यवाद तिवारी जी। आने वाला सप्ताह भयानक होगा, आने वाला सप्ताह दमदार होगा, खबरों के लिए भी और देश के लिए भी। निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं। आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की चर्चा में जुड़े डॉक्टर सलीम खान जी, सुभाष रानडे जी, असित कुमार सिंह जी, राकेश रंजन जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी और डॉक्टर